मेरा नाम मानवी है। मैं एक बहुत ही बदनसीब लड़की हूँ जो सिर्फ गरीबी का शिकार नहीं थी बल्कि बदनसीबी का शिकार भी थी। मेरे पिताजी एक मामूली माली हैं। उनकी तनख्वाह से हमारे 2 वक्त का खाना ही मुश्किल से चल पाता था। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात थी, इसीलिए मेरी पढ़ाई भी पूरी ना हो सकी। मेरी बढ़ती उम्र और पिता की घटती तनख्वाह देखकर माँ ने मेरी शादी का फैसला किया, क्योंकि घर की बड़ी लड़की मैं ही थी। बाकी 2 बहनें और एक भाई मुझसे छोटे थे। ऐसा लगता था कि खानदान की सारी बदनसीबी मेरे हिस्से में लिखती गई है। माँ के कहने पर लोग रिश्ता बताते। जब लड़के वाले मुझे देखने आते तो बात लेन देन पर अटक जाती, और जब उनकी मांग पूरी नहीं होती तो उठकर चले जाते। मेरी माँ बहुत मायूस हो जाती, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे खानदान में कई ऐसी लड़कियां थीं जिनकी शादी ऐसे घरों में हुई जिन्होंने उनसे एक पैसा भी नहीं लिया, लेकिन मेरे लिए आज तक ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं आया। इसीलिए अब मेरी माँ मुझे मेरी किस्मत के लिए ताने देने लगी थी कि तेरा तो नसीब ही खोटा है जो कोई तुझे पसंद करे और बिना लेन देन ब्याह ले। अक्सर मैं खुद को आईने में देख फूट फूट के रोती। एक तो पिताजी के पास दहेज देने का पैसा नहीं, दूसरा सोने पर सुहागा ये कि मैं ज़्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाई। अक्सर जब बात दहेज से ना बने तो खूबसूरती और पढ़ाई लिखाई इन दोनों की भरपाई कर देते हैं। मैं दिखने में तो खूबसूरत थी, लेकिन पढ़ाई में मैं मात खा गई। धीरे धीरे इसी तरह साल बीतते रहे, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई और मेरी उम्र बढ़ती रही। अब तो मेरे लिए अच्छे रिश्ते आने भी बंद हो गए। अब जो भी रिश्ता आता तो लड़के में कोई ना कोई कमी होती। या तो लड़का लंगड़ा होता या फिर अंधा बहरा होता। जब मुझे ऐसे रिश्ते के बारे में पता चला तो मैंने माँ को साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसे किसी भी लड़के से शादी नहीं करूँगी। तो वह कहने लगे कि तुझे क्या लगता है कि तेरे लिए क्या कोई शहजादा आएगा? यही रिश्ते आ रहे हैं, बड़ी गनीमत की बात है। मुझे ये सुनकर बहुत ही रोना आता। वह तो शुक्र है कि ऐसे रिश्तों से मेरे पिताजी इनकार कर देते, वरना मेरी माँ तो कब का मुझे ऐसे अपाहिज लड़कों से ब्याह देती। जब ऐसे रिश्तों से मैंने इनकार कर दिया तो मेरी माँ कहने लगी कि मुझे लगता है तू जिंदगी भर मेरी ही छाती पर बैठकर मूंग दलेगी। अरे मेरी और भी 2 बेटियां हैं, क्या मैं उनकी शादी नहीं करूंगी? ये सुनकर मेरा दिल चाहता कि ज़मीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। मुझे कोई बीमारी ही लग जाए जिससे मैं मर जाऊं। मैं पूरे घर का काम करती, पूरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालती, लेकिन उसके बावजूद भी माँ हमेशा मुझे तानाकसी की भाषा में ही बात करती। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि मेरी सारी ज़िंदगी अपने बाप की दहलीज पर ही गुजर जाएगी और इसी तरह अपनी माँ के ताने सुन सुनकर एक दिन मैं मर जाऊंगी। मेरे बाकी के बहन भाई भी इसी उम्मीद पर थे कि कब मेरी शादी हो जाए और उनको भी आज़ादी मिले। जब धीरे धीरे सबको पता चल गया कि मेरे पिता के पास मेरी शादी के लिए लड़के वाले को देने को कोई दहेज नहीं है, तो मेरे लिए रिश्ते आने पूरी तरह से बंद हो गए। अब तो मेरा जीना उस घर में और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मैं भगवान से प्रार्थना करती कि काश मेरा कहीं दूर से रिश्ता आ जाए, ऐसी जगह से कि मैं दोबारा अपने घर वालों की शक्ल कभी ना देखूं, जिन्हें मैं इतनी बुरी लगती हूँ। अब चाहे लड़का जैसा भी हो, लंगड़ा लूला, मैं उससे हर हाल में शादी कर लूँगी। लेकिन मुझे अब अपनी माँ की बातें बर्दाश्त नहीं होती। पर मेरे दिल का एक कोना ये जानता था कि अब मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आने वाला। मैं पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी। फिर एक चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। मेरी माँ ने मोहल्ले की एक औरत से मेरे रिश्ते की बात कर रखी थी। अभी तक वह जितने भी रिश्ते मेरे लिए लाई थी, सभी ने दहेज की वजह से इनकार कर दिया था, जबकि वह रिश्ते भी कुछ खास नहीं थे। लड़के बहुत ही छोटी मोटी नौकरियां करते थे, पर उनकी मांग बहुत बढ़ चढ़कर थी। लेकिन इस बार जो रिश्ता वह लेकर आई थी, उसके बारे में सुनकर तो मेरी माँ कुछ देर के लिए पलकें झपकाना ही भूल गई थी। माँ कहने लगी, क्या सच में उन्होंने बिना दहेज के शादी करने को कहा है और मानवी को फोटो देखकर ही पसंद कर लिया है? वह औरत बार बार माँ को कह रही थी कि हाँ, ये सच है, लेकिन फिर भी माँ बार बार उससे यही सवाल पूछे जा रही थी, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्हें एक ऐसा रिश्ता मिल गया जिन्हें सिर्फ लड़की चाहिए,
इसके अलावा और कुछ नहीं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था। इस सब को सच मानना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस औरत के हिसाब से वह लोग बहुत ही अमीर थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने अमीर घराने के लोग मुझ जैसी गरीब लड़की से शादी आखिर क्यों करना चाहते हैं। तो इस पर उस औरत का कहना था कि उन्होंने जब तुम्हारी फ़ोटो देखी तो तुम उन्हें पहली नज़र में ही पसंद आ गईं। उन लोगों ने अपने बेटे के लिए बहुत सी लड़कियां देखीं, लेकिन आज तक उन्हें तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं मिली, और पैसों की तो कमी उनके पास है ही नहीं, इसीलिए उन्हें सिर्फ लड़की चाहिए। मेरी माँ तो पहले से ही मेरी शादी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आतुर थी। वह कहने लगी कि जब उन्होंने मानवी को पसंद ही कर लिया है तो फिर अब जल्दी से हमारे घर आएं और इस रिश्ते को तय करके शादी की तारीख फिक्स कर दें। जितनी जल्दी हो इसे लेकर अपने घर चले जाएं। वह रिश्ते वाली कहने लगी कि हाँ हाँ, आप चिंता ना करो, मैंने मानवी का ही फ़ोटो दिखाया है और उन्होंने मानवी को ही पसंद किया है। मुझे अपनी बदलती किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी भी किस्मत चमक सकती है। हम कभी कभी अपने हालात से तंग आकर हकीकत से आंख मूंद लेते हैं और बिना सोचे समझे फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं। वो लोग मुझे देखने आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मेरे मन में बार बार शक पैदा हो रहा था कि कहीं लड़के में कोई ऐप तो नहीं, इसीलिए वह मुझ जैसी कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गए। मैं जब कमरे में आकर बैठी तो मेरी एक नज़र सामने बैठे नौजवान पर पड़ी थी। वह तो गबरू जवान बहुत ही हैंडसम लड़का था। रंगत भी एकदम गोरी चिट्ठी थी और अमीर तो बहुत ही थे। बस एक पल ही हमारी नज़रें आपस में मिलीं और मेरा दिल यूं हो गया जैसे अभी मेरे सीने को फाड़ कर बाहर निकल आएगा। मेरी तो क्या, मेरी सारी दोस्तों और मेरे पूरे ख़ानदान की लड़कियों की सोच से भी कहीं आगे बढ़कर था वह लड़का, जिसे देखते ही अच्छी से अच्छी शक्ल वाली लड़की उससे शादी करने को राज़ी हो जाए। इसके बाद लड़के ने मुझे अपनी माँ के कहने पर वहीं पर मंगनी की अंगूठी पहना दी। मुझे तो ये सब कोई ख्वाब जैसा लग रहा था। मैं अपने हाथ में अभिनव के नाम की अंगूठी पहन चुकी थी, जो बहुत कीमती थी। मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी। कुछ दिनों में मेरी अभिनव के साथ शादी हो गई। मेरा दुल्हन का जोड़ा मेरी ससुराल से ही आया था, जो कि बहुत ही महंगा और खूबसूरत था। मेरे सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी शादी इतने बड़े ख़ानदान में हो रही है। अब मैं सभी के लिए बहुत ख़ास बन चुकी थी। मेरी माँ तो मेरी नज़र उतारते थक नहीं रही थी। मेरे हैंडसम पति को देखकर तो मेरी सारी सहेलियाँ जलन खा रही थीं। मैं विदा होकर अपने छोटे से घर से निकलकर एक बड़े से बंगले में आ गई थी। मेरा कमरा इतना बड़ा था जितना मेरा पूरा घर भी नहीं था। मैं एक खूबसूरत से बेड पर बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर में अभिनव मेरे सामने थे। उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और मेरी बहुत तारीफ़ की। उस रात मुझे मेरे पति ने हर खुशी दे दी थी जिसकी एक बीवी को तमन्ना होती है। मैं खुद को हवा में महसूस कर रही थी। यहाँ तक कि मेरी सास का रवैया भी बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी माँ के घर तो मैं अब आई हूँ। अब तक मैं ससुराल में ही रह रही थी। 15 दिन बाद ही अभिनव मुझसे कहने लगे कि तैयारी कर लो, हम लोग हनीमून मनाने के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। ये सुनकर खुशी से मेरे अंदर तितलियाँ सी उड़ने लगीं। फिलहाल कुछ दिनों के अंदर हम हनीमून मनाने के लिए सिंगापुर आ गए। मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी और अभिनव के साथ जहाज़ का सफ़र करते हुए जब मैं सिंगापुर पहुंची, वहां की ज़मीन पर कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी किस्मत एक बार फिर पलटने वाली है। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि अभिनव ने बहुत ही आलीशान होटल बुक किया था, जिसका कमरा बहुत खूबसूरत था। कमरे में ले जाकर अभिनव मुझसे कहने लगे कि तुम कुछ देर आराम करो, थकी हुई लग रही हो, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट आऊँगा। मैं भी बहुत थकी हुई थी, इसलिए फ़ौरन लेटते ही मेरी आँख लग गई। शाम के वक्त जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि अभिनव अभी तक वापस नहीं लौटे थे। मुझे भूख लग रही थी, लेकिन मुझे तो इंग्लिश में बात करना आता ही नहीं था।
जो मैं खाना मंगा सकूं, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं कमरे में ही यहाँ वहाँ टहल कर कई घंटे तक अभिनव का इंतज़ार करती रही। अब काफ़ी रात हो गई और मेरी भूख भी बढ़ चुकी थी, लेकिन अभिनव का कोई पता नहीं था। मैं इस अनजान देश में बिल्कुल अकेली थी। मुझे यहाँ के माहौल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ना ही मैं कोई रास्ते जानती थी, ना ही मुझे ये पता था कि आखिर अभिनव कहाँ गए हैं और अभी तक लौटे क्यों नहीं। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि तभी दरवाजे पर आहट हुई। मुझे लगा कि अभिनव आ गए। दरवाज़ा खोला तो सामने एक अंग्रेज आदमी खड़ा था, जो टूटी फूटी हिंदी में मुझसे बोला कि क्या आप अभिनव के साथ आई हैं। मैंने उससे अपनी तरह से जवाब दिया, लेकिन शायद उसे मेरी कोई बात समझ नहीं आई और वह वहाँ से चला गया। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इतनी जल्दबाजी में अपने देश से निकली थी कि किसी का फ़ोन नंबर भी नहीं लिख पाई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। न जाने अभिनव मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि कुछ ही देर के बाद मुझ पर कयामत टूटने वाली है। एक बार फिर मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वही अंग्रेज़ था और फिर उसने मुझसे कहा कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। वह आदमी मुझे अपने साथ एक अस्पताल में ले गया और बोला कि तुम्हारे पति हमारे होटल की गाड़ी से कहीं गए हुए थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। ये सुनकर तो मेरी हालत पागलों जैसी हो गई। उसने मुझे बताया कि गाड़ी में आग लगने की वजह से पूरी बॉडी जल चुकी है, इसलिए देखकर पहचान पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। होटल के मैनेजर ने कहा कि तुम अपने घर पर फ़ोन करके इस बात की खबर दे दो, लेकिन मेरे पास तो नंबर ही नहीं था, जिसकी वजह से मैं कोई फ़ोन कर पाती। मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी कि मैं वापस कैसे जाऊंगी। रोती पीटती मैं वहाँ से वापस होटल के कमरे में आ गई। जब मैंने सामान खोलकर अपना पासपोर्ट ढूंढा तो मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई कि मैं यहाँ कैसे फंस चुकी हूँ। ना मेरे पास पैसे थे, ना ही पासपोर्ट था और ना मेरे पास अभिनव था। यहाँ तक कि मुझे तो यहाँ की भाषा भी नहीं आती थी और अभिनव के घर का पता भी नहीं मालूम था। जो सामान मेरे पास था उसमें मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो मेरे काम आ सके। अस्पताल वालों ने अभिनव की डेड बॉडी भी नहीं दी, क्योंकि उसके लिए वह पैसे मांग रहे थे जो मेरे पास थे ही नहीं। होटल का मैनेजर ही मुझे सारी बातें समझा रहा था। वह मुझसे कहने लगा कि बिना पासपोर्ट के तो यहाँ की पुलिस मुझे पकड़कर जेल में बंद कर देगी। अब तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम अपने देश वापस जा सको, और तुम्हारे पति ने आज रात तक का ही किराया हमें दिया था, तो सुबह होते ही तुम्हें यह होटल भी खाली करना पड़ेगा। मैं भूखी प्यासी इतने बड़े गम को झेल रही थी, उस पर अब ये खबर कि मुझे होटल खाली करना होगा, इससे तो मैं और भी ज़्यादा टूट गई। मैं लगातार रोए चली जा रही थी। मैंने उस आदमी से विनती की कि भैया, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी, मैं किसी को नहीं जानती और तुम्हें तो पता है कि मेरे पति की मौत हो गई है, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। वह आदमी कहने लगा, देखो मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो खुद यहाँ पर नौकरी करता हूँ। ये कहकर वह वहाँ से चला गया। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वह आदमी अपने साथ एक वेटर को लेकर आया, जिसके हाथ में खाने की थाली थी। वह मुझे थाली पकड़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ यही भलाई कर सकता हूँ। सुबह होते ही तुम्हें हर हाल में ये होटल खाली करना ही होगा। जो गम मुझ पर गुजर रहा था वह तो था ही, लेकिन अब ये सोचकर मैं ज़्यादा परेशान थी कि मैं जिस मुसीबत में फंस गई हूँ उससे बाहर कैसे निकलूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी आखिर यहाँ कैसे गुजारूँगी और कैसे अपने घर वापस जाऊँगी। यहाँ से बाहर निकलने का मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं रोते रोते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह ही वह आदमी मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा, तुम्हें कमरा खाली करना पड़ेगा। मैं रोने लगी, उसके हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी। मैंने कहा कि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती,
मैं कहाँ जाऊँगी? ऐसा करो कि तुम मुझे इस होटल में नौकरी दे दो, मैं कोई भी काम कर लूँगी, झाड़ू पोछा से लेकर बर्तन धोने तक सब। इस पर उसने कहा कि तुम तो हमारी भाषा भी नहीं जानती और ना ही तुम्हारे पास पासपोर्ट है, इसलिए इस होटल में तो क्या, कहीं भी तुम यहाँ काम नहीं कर पाओगी। और ये कहकर वो बाहर जाने लगा। फिर जाते जाते वापस लौटा और मुझसे कहा कि एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे रहने और नौकरी दोनों का इंतज़ाम कर सकता हूँ। मेरे पास उस आदमी की बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ना था। मैं उसके साथ चली गई। जहाँ मुझे वह लेकर आया था वह पुरानी सी बिल्डिंग थी जिसमें छोटे छोटे से फ्लैट थे। उसने एक फ्लैट के पास जाकर घंटी बजाई। अंदर से बड़ी सांवली रंग की लेकिन मॉडर्न कपड़े पहने हुए लड़की निकली। फिर वह मुझे अंदर ले गई। साथ में वह आदमी भी था। उसने अंग्रेजी में उस लड़की से कुछ बातें की। वहाँ कमरे में और भी लड़कियाँ थीं जो कि स्कर्ट पहने हुए थीं। मैं खामोशी से एक जगह बैठ गई क्योंकि वैसे भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहाँ मौजूद लड़कियाँ मुझे देखकर आपस में न जाने किस भाषा में बात कर रही थीं। फिर वह लड़की जो मैनेजर से बात कर रही थी मुझे अपने साथ कमरे में ले गई और एक लड़की को कुछ कहने लगी। उसके बाद उस लड़की ने मेरे बालों को काटना शुरू किया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं और क्यों। कुछ ही देर में उस लड़की ने मेरा पूरा हुलिया ही बदल दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे भी छोटे छोटे कपड़े पहनाए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे किस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। मुझे तो यही लग रहा था कि शायद मुझे घर का काम-काज कराया जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। करीब 1 घंटे के बाद होटल के मैनेजर के साथ 4 अंग्रेज कमरे में आए और उस लड़की ने मुझे उनके सामने बिठा दिया। वह चारों मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखने लगे। उन्हें अपनी तरफ ऐसे देखते हुए मुझे कुछ-कुछ समझ में आने लगा। तभी उनमें से एक आदमी ने मैनेजर को पैसे निकाल कर दिए। पैसे लेकर वह मैनेजर बहुत खुश हुआ। फिर मुझसे बोला, इन लोगों के साथ चली जाओ। ये सुनकर मैं दंग रह गई। अब मुझे समझ आ चुका था कि इस मैनेजर के साथ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं गलत हाथों में पड़ चुकी थी। मैं इनकार कर दिया। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। इस बात पर मैनेजर गुस्सा हुआ और मुझसे बोला, ज़्यादा बकवास मत करो वरना सड़कों पर भीख मांगती नजर आओगी। हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हें बाहर खड़ा कर देंगे और आती जाती गाड़ियों से भीख मंगवाएंगे। ये कहकर उसने मेरा हाथ उनमें से एक आदमी के हाथ में दे दिया और वह मुझे पकड़कर अपने साथ ले गए। मैं बुरी तरह से घबरा रही थी और यही सोच रही थी कि ना जाने अब ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। मैं वहाँ से कहीं नहीं जा सकती थी। वह आदमी मुझे एक होटल के कमरे में ले गए। अब मैं समझ चुकी थी कि ये लोग लड़कियों से अपने जिस्म को बेचने का धंधा करवाते हैं और मुझसे भी अब यही काम लेने लगे थे। उन चारों अंग्रेजों ने मेरा हाल बेहाल कर दिया था, लेकिन अब तो मेरे साथ ये रोज का हो गया था। मैं हर रोज रोती, इनकार करती, लेकिन मुझे मजबूरन वह सब करना पड़ता। मैं हर रात यही सोचती, काश मेरे पति का एक्सीडेंट ना हुआ होता या काश मेरी शादी ही ना हुई होती। मैं बुरी तरह से एक नर्क में फंस गई थी। एक बार जब मैंने जाने से इनकार कर दिया तो उस मैनेजर ने मार मार कर मेरा पूरा हुलिया बिगाड़ दिया। मुझे ठीक होने में 1 हफ्ता लग गया था। इतनी मार झेलने के बाद मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी थी जो मैं दोबारा इस काम को करने से इनकार करती, जबकि ये काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। धीरे धीरे ये सब करते हुए मुझे 1 साल बीत गया। एक बार मेरा एक ग्राहक मुझे उसी होटल में ले गया जहाँ मेरे पति और मैं अपना हनीमून मनाने आए थे। जब मैं अपना काम खत्म करके कमरे से बाहर निकली तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे सामने और कोई नहीं, अभिनव थे। उन्हें जिंदा देखकर तो मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मेरी वह खुशी थोड़ी ही देर में काफूर हो गई। मैंने तुरंत ही उन्हें एक दूसरी लड़की के साथ देखा जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पत्नी हो। आखिर ये सब क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह लड़की अभिनव को अमित अमित कहकर बुला रही थी। तभी मेरे सामने से एक स्वीपर निकला। मैंने उससे जब उनके बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये नया कपल यहाँ पर हनीमून मनाने आए हैं।
अब मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ का अंदेशा होने लगा। मैंने थोड़ी देर वहीं रुककर इंतज़ार किया। कुछ देर के बाद अभिनव उस कमरे से निकले और बाहर जाने लगे। मैंने भी उनका पीछा किया। बाहर वह किसी आदमी से बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनने के लिए मैं एक पिलर के पीछे जाकर छुप गई। उसके बाद मैंने जो सुना, मेरे होश उड़ गए। वह अभिनव उसी मैनेजर से कह रहे थे कि अब आगे का प्लान हमेशा की तरह का होगा। मैं इस लड़की से भी जाकर कहता हूँ कि मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और उसके पासपोर्ट और सारे पैसे मैं लेकर निकल जाऊँगा। फिर तुम रात तक आकर उसे ये खबर दे देना कि मेरी एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मैनेजर ने अभिनव को शाबाशी दी और कहा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सेठ जी तुमसे बहुत खुश हैं। अब तक तुम बहुत सारी लड़कियों से झूठी शादी करके उन्हें यहाँ इस धंधे में ला चुके हो। उसके बाद दोनों खुश होते हुए बाहर चले गए। ये सब सुनकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से आत्मा ही निकल गई हो। ये दुनिया इतनी धोखेबाज है, मैंने आज तक नहीं सोचा था। मैं तुरंत ही दौड़कर उसी कमरे की तरफ गई जिसमें वह लड़की गई हुई थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उस लड़की ने ही दरवाज़ा खोला। मैंने उसे अपना नाम बताया और फिर उससे भी उसका नाम पूछा। उसने कहा उसका नाम रजनी है। मैंने उसके सामने पूरी सच्चाई खोल कर रख दी, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। मैंने उसे कहा, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लिए अनजान देश में एक अनजान इंसान हूँ, इसीलिए मेरी बात पर विश्वास करना मुमकिन नहीं है। मैंने यहाँ 1 साल में जो कुछ झेला है उससे मुझे अब बहुत कुछ सीखने को मिला है, इसीलिए मैंने इसका सबूत पहले ही तैयार कर लिया था। दरअसल अभिनव जब उस मैनेजर के साथ बात कर रहा था तो मैंने उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी। वह रिकॉर्डिंग मैंने जब रजनी को दिखाई तो उसके भी होश उड़ गए। मैंने उससे कहा, तुम जल्द से जल्द अपना पासपोर्ट अपने कब्जे में कर लो और कुछ पैसे भी अपने पास निकाल लो। अगर तुम्हें उस आदमी को रंगे हाथों पकड़ना है तो अब यही मौका है। मैंने जैसा कहा था रजनी ने बिल्कुल वैसा ही किया। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा बजा। रजनी ने मुझे वहीं बेड के नीचे छुपा दिया। जैसा हमारा अंदाज़ा था, अभिनव ही आया हुआ था। उसने रजनी से कहा कि उसे एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है जिस वजह से वह बाहर जा रहा है, और उसके बाद उसने सारे पैसे निकाल कर रख लिए और वह रजनी का पासपोर्ट ढूंढने लगा। लेकिन वह जब उसे नहीं मिला तो वह थोड़ा परेशान हो गया। रजनी ने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हैं आप? तो कहने लगा कि कुछ नहीं, और फिर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद हम रात होने का इंतज़ार करने लगे। मैं रजनी के रूम में ही छिपी रही। जैसे ही रात हुई तभी वह मैनेजर रजनी के कमरे में आया और उसने अमित यानी अभिनव की मौत की खबर रजनी को सुनाई। रजनी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन जैसे ही वह मैनेजर चलने के लिए पीछे घूमा, उसके होश उड़ गए क्योंकि उसके पीछे सिंगापुर पुलिस खड़ी हुई थी। उन्होंने उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल अभिनव के जाने के बाद रजनी ने मुझसे कहा कि हम इस धोखेबाज को छोड़ेंगे नहीं। मुझे तो बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन रजनी को थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी और उसने जाकर पुलिस में सब कुछ बता दिया और उन्हें वह वीडियो भी दिखा दिया। सिंगापुर पुलिस में जो भारतीय इंस्पेक्टर थे उन्होंने हमारी इस सब में बहुत मदद की। जैसे ही मैनेजर की पिटाई हुई उसने सारा राज उगल दिया और फिर मैनेजर का सेठ और अभिनव भी पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि वह अभिनव के ज़रिए खुद को बहुत मालदार पार्टी दिखवाकर गरीब घर की लड़कियों से शादी करवाते थे और फिर उन्हें यहाँ लाकर इस धंधे में फंसा देते थे। रजनी ने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मुझे भी इस बात की खुशी थी कि मैंने एक लड़की को ऐसे दलदल में फंसने से बचाया, लेकिन अपने आप को मैं ना बचा पाई। इसके बाद सिंगापुर पुलिस ने मुझे मेरा पासपोर्ट अभिनव से लेकर वापस कर दिया। हम दोनों हवाई जहाज़ से वापस भारत पहुंच चुके थे। रजनी ने मुझसे पूछा कि अब तुम कहाँ जाओगी? तो मैंने उसे अपने घर के हालातों के बारे में बता दिया कि मेरे घर वाले तो मुझे किसी भी हाल में अब नहीं रखेंगे क्योंकि वह पहले ही मुझे भगाना चाहते थे। मेरी बात सुनकर रजनी ने कहा, तुम्हारे जैसा ही हाल मेरा भी है। कुछ देर हम दोनों अपने गम में डूबे हुए चुपचाप बैठे रहे। फिर उसके बाद मैंने रजनी से कहा कि जब हम दोनों का कोई सहारा नहीं है तो क्यों ना हम दोनों
एक दूसरे का सहारा बन जाएं। मेरी बात सुनकर रजनी बहुत खुश हो गई और फिर हम दोनों एयरपोर्ट से साथ ही बाहर निकले। कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद हम दोनों को नौकरी मिल गई और हम साथ में ही खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अपनी बेटियों का रिश्ता बहुत ही छानबीन करके और सोच समझ कर करें। बड़ी चमक, रुपया पैसा देखकर अपनी बेटी को किसी के भी हाथों ना सौंपें, क्योंकि इसी तरह के जानवर अपने रुतबे को दिखाकर हमें बेवकूफ़ बनाते हैं और हमारा फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।